बच्चों कैसे हैं आप सब। आशा है बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं हम आपकी बिस्तास बुक का चैप्टर नंबर 3, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंत तक की यात्रा। तो बच्चों, ये तिसानी दोषी ने लिखा है इस चैप्टर को। और बिफोर यू रीड, जिस इससे पहले कि हम चैप्टर को पढ़ें, ये हमसे कुछ पढ़ने का कह रही हैं तिसानी दोषी, वो पढ़ लेते हैं। तो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यदि आप ग्रह के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को जानना चाहते हैं, द एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो टू। तो एंटार्क्टिका ऐसी जगह जहां हमको जाना चाहिए। बॉन बोएस, शुभ यात्रा। बच्चों, इसका मतलब बॉन बोएस का शुभ यात्रा है। चलिए बच्चों, हम चैप्टर शुरू करते हैं। अर्ली दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में, आई फाउंड माई सेल्फ अबॉर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक सोकेल्स्की। इस साल की शुरुआत में मैंने अपने आप को रूसी रिसर्च शोध बेसल पोत या जहाज, मैंने अपने आप को रूसी खोजी जहाज में बैठा हुआ पाया, द एकेडमिक सोकेल्स्की, और उसका नाम एकेडमिक सोकेल्स्की था। हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, जो कि विश्व के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे हवादार महाद्वीप में जा रहा था, विश्व के अंटार्कटिका, और जिसका नाम अंटार्कटिका था। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। मेरी यात्रा मद्रास में भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर 13.9 डिग्री पर शुरू हुई। एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, और जिसमें 9 टाइम जोन्स थे। बच्चों, जो अलग अलग देशों में अलग अलग जो समय रहते हैं ना, उनको टाइम जोन्स बोलते हैं। 6 चेक पॉइंट्स, 6 चेक पॉइंट्स थे। जो अपन दूसरे देश में जाते हैं ना, तो वहाँ की पुलिस हमको चेक करती है, तो वो चेक पॉइंट्स कहलाते हैं। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, तो 3 बॉडीज ऑफ वाटर, यहाँ पर 3 समुद्र हैं, मतलब 3 समुद्र उसने क्रॉस किए थे। एंड एटलीस्ट एज मैनी मैनी इकोस्फीयर, लगभग इतनी जैव मंडल उसने क्रॉस किए थे। तो इतना क्रॉस करने के बाद वो पहुंचे कहाँ? एंटार्क्टिका। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, उस समय जब मैंने वास्तव में एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पर अपना पैर रखा, अपने कदम रखे, आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स, मैं लगभग 100 घंटे की यात्रा कर रही थी। इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, जिसमें कि एक कार भी थी, एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन था, एंड अ शिप, और एक जहाज था। मतलब जहाज, कार और एरोप्लेन सम्मिलित रूप से 100 घंटे की यात्रा करके मैं वहाँ एंटार्क्टिका पहुंची थी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिकास एक्सपांसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वॉज रिलीफ। तो जैसे ही मैंने एंटार्क्टिका का बहुत बड़ा वाइट सफ़ेद लैंडस्केप, सफ़ेद बहुत बड़ा, बहुत फैला हुआ सफ़ेद भूभाग देखा, और अनइंटरप्टेड मतलब अविरल ब्लू होराइजन, नीला क्षितिज जब मैंने देखा, मतलब नीला आसमान देखा, वॉज अ रिलीफ, देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। फॉलोड अप वाई एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, जिसके बाद मुझे तुरंत बहुत गहरा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य किस बात का? वंडर एट्स इट्स इमेंसिटी, इसकी विशालता पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इट्स आइसोलेशन, इसके निर्जनपन पर। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम, और मेनली उस बात पर कि वो कैसा समय रहा होगा, व्हेन इंडिया एंड एंटार्क्टिका, जब भारत और अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, वो एक ही भूभाग के हिस्सा थे, पार्ट ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का पार्ट। 650 बिलियन ईयर्स एगो। बच्चों, 1 मिलियन ईयर्स में 10 लाख होते हैं, तो 650 मिलियन ईयर्स एगो मतलब 65 करोड़ वर्ष पूर्व, अ जाइंट अमाल्गमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट। तो बच्चों, एक बहुत बड़ा सम्मिलित दक्षिण दक्षिणी महामहाद्वीप गोंडवाना, वो सच में एग्जिस्ट करता था। मतलब 65 करोड़ वर्ष पूर्व बहुत बड़ा, बहुत विशाल दक्षिणी महामहाद्वीप, मतलब महाद्वीपों से भी का भी महाद्वीप, बहुत बड़ा महाद्वीप गोंडवाना एग्जिस्ट करता था, अस्तित्व में था। सेंटर्ड रफली राउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, लगभग जैसा अभी प्रेजेंट डे का एंटार्क्टिका है, लगभग वैसा ही था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, चीजें तब बहुत अलग थी उस समय। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, मनुष्य वैश्विक परिदृश्य पर नहीं आया था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर,
और जो जलवायु थी ना वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, होस्टिंग ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा। और ये बहुत बड़ी वैरायटी थी फ्लोरा की, मतलब वनस्पति जगत की, एंड फोना, और पशु जगत की, मतलब पशु पक्षी और वनस्पति बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड। लगभग 50 करोड़ वर्ष तक गोंडवाना अस्तित्व में रहा, बहुत अच्छा फला फूला। थ्राइव्ड का मतलब होता है प्रगति पर यह चला। बट अराउंड द टाइम, परंतु उस समय, व्हेन डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, जब डायनासोर्स विलुप्त हो गए, हट गए, एंड द एज ऑफ ममल्स, और स्तनपायी जीवों का युग शुरू हुआ, गॉट अंडरवे, द लैंडमास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। फिर जो लैंडमास, जो भूभाग था ना, जो जाइंट अमालगमेटेड जो सुपर कॉन्टिनेंट था ना, वो अब कंट्रीज में सेपरेट हुआ, शेपिंग द ग्लोब एज मच वी नो इट टुडे। उस तरह का विश्व के परिदृश्य को बताते हुए जैसा कि आज है, उस तरह का शेप देते हुए। टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। और एंटार्क्टिका की यात्रा करना आज के उस इतिहास का, पुराने इतिहास का हिस्सा बनना है। टू गेट अ ग्रेस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम। तो इस बात की समझ हमको मालूम पड़ती है कि हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम अब संभवतः कहाँ की ओर जा रहे होंगे या जा रहे हैं। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वार्डिलेरन क्वार्डिलेरियन फोल्ड एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड। तो बच्चों यहाँ पर हमको ये पता लगाना है कि अ, ये समझना, इसके महत्व को समझना है। कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स, तो ये कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स मतलब समांतर पर्वत श्रृंखला, ये समांतर पर्वत श्रृंखला, एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, और प्रारंभिक भौतिक युग में बनी ग्रेनाइट कवच। इनके महत्व को समझना। ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन, कार्बन और ओजोन के विकास और विलुप्तीकरण को समझना। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, जब आप सोचते हैं कि ये सब 10 लाख वर्ष में हो गया होगा, इट कैन गेट प्रीटी माइंड ब्लॉगिंग। तो ये बहुत हमें दिमाग को हैरान करने वाला होता है। जब हम ये सोचते हैं कि 10 लाख वर्ष में हो गया होगा, तो ये दिमाग को जमाने वाला, काफ़ी हैरान करने वाला होता है। इमेजिन, कल्पना करें, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स। कल्पना करो, भारत उत्तर की ओर धकेल रहा है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज। एशिया से टकराकर उसी पपड़ी को मोड़ रहा है और हिमालय का निर्माण कर रहा है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। और जो साउथ अमेरिका है ना, वो बहकर आ रहा है और नॉर्थ अमेरिका से मिल रहा है। ओपनिंग अप द डायरेक्ट पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सरकमपोलर करंट। और वो क्या कर रहा है कि वो डायरेक्ट पैसेज को ओपन कर रहा है, डायरेक्ट पैसेज को खोलते हुए, टू क्रिएट अ कोल्ड सरकमपोलर करंट। और वो बहुत, मतलब बहुत ठंडी परिध्रुवीय धारा को बना रहा है। कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रिजिड। इस सबसे एंटार्क्टिका क्या हो रहा है, फ्रिजिड हो रहा है, ठंडा हो रहा है। डिस फ्रिजिड मतलब ठंडा हो रहा है, डिसोलेट अलग हो रहा है, एंड द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व के सबसे निचले तले में जा रहा है। तो मतलब इस ये जो कंडीशंस बताई है बच्चों, इनसे वो हमारा एंटार्क्टिका इस तरह का बना। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, मतलब सूर्य की पूजा करने वाला मेरे जैसा दक्षिण भारतीय। तो बच्चों यहाँ दक्षिण भारतीय जो लोग होते हैं ना, तो वो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा सूर्य के उपासक होते हैं। 2 weeks in a place where 90% of Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospects। तो मतलब अब वहाँ पर क्या हुआ बच्चों कि वो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते ऐसी जगह पर जहाँ पृथ्वी की 90% बर्फ इकट्ठी है, ठीक है ना, इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट। वो एक क्या है,
बहुत ज़्यादा ठंडा प्रोस्पेक्ट्स है, मतलब बहुत ठंड है वहाँ पर। नॉट इतना ठंडा है, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, वो केवल हमारे रक्त संचार और चयापचय, मतलब कि हमारे भोजन पचाने वाले सिस्टम के लिए ही वो परेशान करने वाला नहीं है, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, परंतु कल्पना में भी बहुत ठंडा है। इट इज लाइक वॉकिंग इन टू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल। और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी पिंग पोंग बॉल पर चल रहे हैं। बच्चों, पिंग पोंग बॉल क्या होती? टेनिस बॉल होती। मतलब आप उस पर चलोगे तो कहीं पहुंचोगे थोड़ी, वो तो ऐसे गोल गोल घूमती जाएगी। तो कह रहे हैं पिंग पोंग बॉल पर चलने जैसा है। डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, जिसमें कोई भी ह्यूमन मार्कर्स नहीं है, मतलब कोई भी मानवीय चिन्ह नहीं है। नो ट्रीज, कोई पेड़ नहीं है। बिलबोर्ड्स, कोई भी होर्डिंग्स वगैरह नहीं है, विज्ञापन नहीं है। बिल्डिंग्स, कोई भी बिल्डिंग नहीं है। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम देयर। और वहां पर जाकर आप समय का और आपके दृष्टिकोण का कोई भी जो भौतिक सेंस है ना, वो सब खो देते हो। मतलब वहां जाके आपको कुछ पता नहीं लग पाता कि क्या समय हो रहा होगा और आप कहाँ हैं और क्या कर रहे थे और कैसे थे। मतलब कुछ नहीं होगा वहां पर, बस सब भूल 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 जाएंगे आप। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू माइटी। और जो विजुअल, जो वहाँ पर विजुअल रेंजेस हैं, मतलब जो जो हम देख रहे हैं, उसकी रेंज कहाँ से शुरू हो रही है? वो माइक्रोस्कोप से लेकर माइटी तक शुरू हो रही है। मिजेस एंड माइट्स। तो बच्चों, ये जो अ, छोटे जीव जंतु हैं, मिजेज हैं, माइट्स हैं, मतलब अति सूक्ष्म कीड़े मकोड़े हैं, इनसे लेकर, मतलब छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़ों से लेकर टू ब्लू व्हेल्स एंड आइस वर्क्स एज बिग एज कंट्रीज। मतलब ये क्या है? माइक्रोस्कोप मतलब बहुत अति सूक्ष्म से लेकर अति विशाल तक का हम विजुअल सीन्स है, तब के वहां पर आप दृश्य देख सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? कि बस कीड़े मकोड़ों से लेकर छोटे छोटे फ्लाइज से लेकर ब्लू व्हेल्स, मतलब जो ब्लू व्हेल मछली होती है वो, और आइस वर्क्स। तो आइस वर्क्स बच्चों होते हैं हिमखंड होते हैं, और वो इतने बड़े हैं कि जैसे कि एक देश के समान हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम। जो सबसे बड़ा हिमखंड रिकॉर्ड किया गया, वो बेल्जियम एक देश है, उसके बराबर, मतलब बर्फ का टुकड़ा वहां रिकॉर्ड किया गया। डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर्स ऑस्ट्रियल समर लाइट्स। दिन बीतते चले जाते हैं, और वहाँ ऑस्ट्रेलिया जैसी समर लाइट होती है, पूरी गर्मी का उजाला रहता है। एंड आ यूबिक्विटस साइलेंस। और वो यूबिक्विटस साइलेंस मतलब सर्वव्यापी साइलेंस है वहां पर। पूर्ण रूप से वहां मतलब शांति है, कोई आवाज नहीं है। इंटरप्टेड ओनली बाई, तो वो जो साइलेंस है वो वहां शांति है, यूबिक्विटस शांति है। वो कैसी है? कि वो जब ब्रेक होती, वो इंटरप्टेड होती है ओनली बाई द ओकेजन्स एवलांचेस ऑफ काल्विंग आइस शीट। वो जो शांति भंग होती जब एवलांचेस आते हैं, मतलब जो हिमखंड होते हैं ना, वो कभी जब समुद्र में गिरते हैं तो जो आवाज आती है वही शांति को भंग करती है। और दूसरे जो काल्विंग आइस शीट है, जो उसकी जो काल्विंग आइस शीट है, वो जब गिरती है तो वो तो आवाज आती है। कॉन्सेंट्रेट्स द प्लेस, और वो इस प्लेस को क्या बनाते हैं? बहुत पवित्र बनाते हैं, ठीक है ना। इट्स एन इमर्सन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। अब उनका जो डूबना है ना, जैसे हिमस्खलन हो रहा है, तो वो बर्फ के टुकड़े जो डूब रहे हैं, या जो बर्फ की शिलाएं हैं वो डूब रही हैं, जब ये आप डूबते हुए देखते हैं, तो वो आपको क्या करते हैं? अपने आप को विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो आपको भूवैज्ञानिक इतिहास, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के संदर्भ में आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। एंड फॉर ह्यूमंस, और ह्यूमंस के लिए द प्रोग्नोसिस इजंट गुड।
और मनुष्य के लिए क्या है, भविष्य बेता बनना या पूर्वानुमान लगाना ठीक नहीं है। ह्यूमन इम्पैक्ट बच्चों, अब ह्यूमन इम्पैक्ट हम देखते हैं क्या है। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर पैल्ट्री 12,000 ईयर्स। तो जो मानव सभ्यता आई वो केवल, पाल्ट्री का मतलब है तुच्छ या नगण्य, वो केवल 12,000 वर्ष पूर्व आई। बर्ली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, और ये भूवैज्ञानिक घड़ी में केवल कुछ ही सेकंड्स माने जाते हैं। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और इतने कम समय में, वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट रकस, हमने इसमें बहुत ज़्यादा हंगामा कर दिया, बहुत शोरगुल, इतने कम सेकंड्स वाले समय में भी हमने बहुत हंगामा कर दिया है। इचिंग आवर आर डोमिनेंस ओवर नेचर विथ आर ब्लेजेस टाउन्स सिटीज एंड मेगा सिटीज। और हमने क्या कर दिया है कि हमने जो रकस बनाया है वो कैसे बनाया है, उकेर दिया है। इचिंग आवर डोमिनेंस, हमने हमारे प्रभाव को उकेर दिया है पृथ्वी के ऊपर, मतलब पृथ्वी, नेचर के ऊपर, नेचर पर, प्रकृति पर हमने अपना प्रभाव जमा दिया है। कैसे? गांव से, कस्बों से, शहरों से, और मेगा सिटीज और बहुत बड़े शहरों से, मतलब इन सब ने हमने क्या किया है कि प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमा दिया है। द रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, और मनुष्य की जनसंख्या में जो बहुत द्रुत गति से जो तेजी आ रही है, हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विथ अदर स्पेसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। और हम जो है ना, हमारे जो बहुत कम रिसोर्सेज हैं, उनकी उन पर उनके लिए हम दूसरे स्पेसीज से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि जंगल काट के हम वहाँ पर अपने खेत बना रहे हैं, या फिर वहाँ फैक्ट्रीज बना रहे हैं, या हाउसेज बना रहे हैं, तो वो स्पेसीज के रहने की जगह थी, वहाँ पर हम अपना कब्जा कर रहे हैं। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ fossil fuels has created a blanket of carbon dioxide around the world। और जो पूर्ण रूप से हम जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि एक चादर कार्बन डाइऑक्साइड की, विश्व के चारों तरफ एक कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर हम बना रहे हैं। मतलब इतना हम ईंधन जला रहे हैं कि वो ईंधन जलाने से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरे में जम रहा है, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग, जो बहुत धीरे परंतु निश्चित रूप से बढ़ रहा है। द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज, मतलब उससे हमारा जो है ना, विश्व का जो टेम्परेचर है वो निश्चित रूप से बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। तो जो क्लाइमेट चेंज है ना, जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, वो अभी हमारी जो इस समय की जो हमारी डिबेट, पर्यावरण की डिबेट है ना, उससे उसका सबसे कड़ी टक्कर देने वाला वाला विषय है। विल द बेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या जो पश्चिमी एंटार्क्टिक की जो आइस शीट है ना, वो पूर्ण रूप से पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड, क्या जो गल्फ स्ट्रीम में, गल्फ एक खाड़ी होती है बच्चों, तो जो खाड़ी की जो धारा है ना, वो ओशन करंट में जो जा रही है वो बिल्कुल डिसरप्ट हो जाएगी, मतलब वो बाधित हो जाएगी। क्या? विल इट बी एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या जैसा हम अभी जो संसार को जान रहे हैं, क्या वो संसार नष्ट हो जाएगा? मे बी, शायद, मे बी नॉट, शायद नहीं। आई इधर वे एंटार्क्टिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। किसी भी तरह से अंटार्कटिक का जो है ना, वो इस मामले में, इस डिबेट में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि विश्व में सिर्फ यही एक जगह है, विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसने कभी ह्यूमन पॉपुलेशन को वहाँ नहीं होने दिया है, एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रेस्पेक्ट, और इस हिसाब से वो सबसे प्रिस्टीन है, अछूता है इस मामले, मतलब जनसंख्या के मामले में वो अछूता, क्योंकि कोई भी मनुष्य वहाँ पर नहीं है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, परंतु बहुत महत्वपूर्ण बात है, बिकॉज इट होल्ड्स इट्स आइस कोर्स हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस।
परंतु सबसे अच्छी बात ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये क्या करती, इसकी जो आइस कोर्स है ना, इसके जो बर्फ का केंद्र है वो 500,000 मतलब 5 लाख वर्ष का कार्बन रिकॉर्ड अपनी लेयर्स में समेटे हुए हैं। इफ वी वांट टू स्टडी, यदि हम स्टडी करना चाहते हैं, एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, और पृथ्वी के पास्ट को जानना चाहते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर, पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना चाहते हैं, एंटार्क्टिका इज अ प्लेस टू गो। एंटार्क्टिका ऐसी जगह जहां हमें जाना चाहिए। ठीक है ना, मतलब अब जो वहाँ की जो आइस कोर्स है ना बच्चों, वो 5 लाख वर्ष तक का रिकॉर्ड रखे हुए हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है ना, तो यदि हमको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जानना है पृथ्वी का, तो हमको अंटार्कटिका जाना चाहिए और वहाँ स्टडी करना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विथ ऑन द सोकेल्स की। तो जो स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम का नाम था, ये लोग जब वहाँ गए थे, 52 लोग थे ये, वहाँ पर गए थे, उस प्रोग्राम का नाम रखा स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो इस प्रोग्राम पर वो कह रहे हैं कि मैं काम कर रहा था। एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस वाई टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरा एम ये था कि मैं हाई स्कूल स्टूडेंट्स को पृथ्वी के सबसे आखिरी भाग में ले, विश्व के सबसे आखिरी भाग में ले जाऊं, एंड प्रोवाइडिंग देम विथ इंस्पिरेशनल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और उनको एक प्रेरणादायक शैक्षिक अवसर प्रदान करूं, विच विल हेल्प देम, जो उनको मदद करेगा, फास्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, नई समझ को विकसित करने में, एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लानेट, और हमारे ग्रह का सम्मान करने में उनकी मदद करेगा। इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, ये 6 साल के ऑपरेशन का हिस्सा है। हेडेड बाई कैनेडियन जियोफ ग्रीन, जो कि कैनेडियन व्यक्ति जियोफ ग्रीन ने शुरू किया था। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज, जो कि सेलिब्रिटीज को ले जाकर थक गए थे, एंड रिटायर्ड, और रिटायर्ड लोगों को, सेलिब्रिटीज को, रिटायर्ड लोगों को, रिच को, क्यूरियसली सीकर्स को, और जो बहुत क्यूरियोसिटी सीकर मतलब जो उत्सुकता से जानने वाले लोग होते हैं उनको, हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। हालांकि अब ये लोग जो है ना वापस बहुत लिमिटेड वे में कर पाते हैं, मतलब जो सीख कर आए हैं वो बहुत ज़्यादा बताने का उनका नहीं रहता, बट यदि स्टूडेंट्स कहीं गए हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे उस चीज़ का। विथ स्टूडेंट्स ऑन आइस के साथ ही ऑफर्स अ फ्यूचर जनरेशन, वो फ्यूचर जनरेशन को मतलब आने वाली पीढ़ी को, ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट द एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्व, लर्न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट। तो मतलब वो जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के तहत उनको क्या करता है, ऑफर जनरेशन को ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है, जो जनरेशन वो पॉलिसी मेकर भी हैं, और लाइफ चेंजिंग, वो उनको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देता है, ऐसा अनुभव देता है जो लाइफ को चेंज कर सकता है, और उस उम्र में दे रहा है जबकि वो एब्जॉर्ब करने के मतलब किसी चीज़ को ग्रहण करने के, लर्न करने के, सीखने के, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट करने के योग होते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो स्टूडेंट्स की क्वालिटी भी इसने बताई है। द रीजन ऑफ द प्रोग्राम हैज बीन so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। ये कार्यक्रम इसलिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था कि यदि साउथ पोल में मतलब दक्षिणी ध्रुव में यदि कहीं भी अपन जाएंगे तो वहाँ से वहाँ प्रभावित हुए बिना रहेंगे ही नहीं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। इट इज़ ईजी टू बी ब्लेस about the polar ice caps melting, sitting in comfort zones of our respective latitudes and longitude। अब बच्चों ये बात कह रहे हैं कि हम अपने घरों में बैठकर यदि हम ये पोलर आइस कैप्स को मेल्टिंग होते हुए देखेंगे, जैसे हम अपने डिस्कवरी चैनल में देखते हैं कि जो भी कुछ कुछ हो रहा है, तो यहाँ हमको समझ भी नहीं आती, हम उनको देखकर बोर हो जाते हैं, अरे क्या चल रहा है। बट वेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स, लेकिन यदि आप अपनी आंखों से ग्लेशियर्स को रिट्रीटिंग एंड एंड आई सेल्फ कोलेस्पिंग, यदि जब आप उनको अपने आंखों के सामने उन बर्फ को गिरते हुए देखोगे, यू बिगिन टू रियलाइज, आप ये रियलाइज करना, ये जानना शुरू कर दोगे दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल,
कि भैया ग्लोबल वार्मिंग की जो है ना जो चुनौती है ना वो बहुत नज़दीक है, बिल्कुल वास्तव में है। मतलब जो ओवरऑल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ना उसका उसकी जो चुनौती ना बहुत नज़दीक है, क्योंकि आप अपनी आंखों के सामने देखोगे कि बर्फ कैसे गिर रही है। एंटार्क्टिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंटार्क्टिका है क्योंकि उसका जो सिंपल इकोसिस्टम है, मतलब जो जो सिंपल जैव सिस्टम है, जैव मंडल का सिस्टम है, और लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और उसमें जैव विविधता नहीं है, इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द लाइफ एनवायरमेंट चेंज इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस। मतलब आप ये देखोगे कि भैया कोई छोटी सी मतलब पर्यावरण में यदि जरा सा भी परिवर्तन होगा तो उसके परिणाम बहुत बड़े परिणाम होते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। यदि हम एक छोटा माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन लेंगे, फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? छोटा वनस्पति होता है, मतलब छोटा सा पौधा होता है। दीज ग्रासेस ऑफ द सी, ये समुद्र की ग्रास होती है, दैट नॉरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशंस फूड चेन, जो कि पूरे समुद्र की भोजन की चेन है। दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स, ये एक कोशीय पौधा, यूज द सन्स एनर्जी, ये जो सूर्य की एनर्जी को यूज करता है टू असिमिलेट कार्बन, कार्बन को आत्मसात करने के लिए, मतलब कार्बन को ग्रहण करता है, एंड सिंथेसाइज, और रचना करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक मतलब जैविक या प्राकृतिक कंपाउंड्स की, प्राकृतिक यौगिकों की रचना करता है। इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, इस आश्चर्यजनक और बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया में, प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है ना। साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। अब ये वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि इस प्रक्रिया में और भी ज़्यादा डिप्लीशन होगा और कमी होगी या क्षय होगा, क्षरण होगा ओजोन लेयर में, तो ये इसको फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज़ को प्रभावित करेगी, मतलब ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करेगी, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मेरीन एनिमल्स, जो पूरे मरीन एनिमल्स, मतलब जो पूरे जलीय जो जितने भी जीव है ना, उन सब की लाइफ को प्रभावित करेगी। एंड वर्ड्स ऑफ द रीजन, और उस क्षेत्र के पक्षियों की भी। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जो वैश्विक कार्बन चक्र है ना उसको भी प्रभावित करेगी। इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, तो अब जो फाइटोप्लैंक्टन की कहानी में देयर इज अ ग्रेट मेटाफॉर फॉर एग्जिस्टेंस, तो इसकी इनके एग्जिस्टेंस में बहुत बड़ा रूपक है। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। हमको क्या करना है? छोटी चीज़ों की सुरक्षा करना है, बड़ी चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये कहना था। अब वॉक ऑन द ओशन, ओशन पर चलना, समुद्र पर चलना। माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफनीज, मेरा जो एंटार्क्टिक का एक्सपीरियंस था ना वो इसी तरह का बहुत बड़ा अनुभव था। एपिफनीज मीन्स अनुभव। बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ, परंतु सबसे ज़्यादा तब हुआ जब वो एंटार्क्टिक सर्कल पर 65.55 डिग्री पर उत्तर दक्षिण की ओर हम चले। द सोकेल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज herself into a thick white stretch of ice between peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further। अब बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पर जो सोकेल्स की है ना वो चल रहा था, फिर क्या हुआ, चलते चलते वो अपने आप को उसने एक जो पेनिनसुला एंड टेडपोल आइलैंड है वहाँ पर वो बीच में फंस गया, और फंसने के बाद अब आगे जाने का वो नहीं हुआ, मतलब वो जो आइस वर्क्स आ गए होंगे बीच में जहाँ से उनका जहाज अब आगे नहीं गया। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड, तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि अब हम
वापस लौट रहे हैं, एंड हेड बैक नॉर्थ। अभी बच्चों वो साउथ की ओर जा रहे थे, अब वो नॉर्थ की ओर हेड बैक, जैसे हम सर घुमा लेते ना, तो हेड बैक नॉर्थ की ओर जा रहे थे। बट बिफोर बी डिड, परंतु इससे पहले कि हम ऐसा करें, बी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लांक। हम सबको ये निर्देश दिया गया कि हम गैंग प्लांक के थ्रू नीचे उतर जाएं। बच्चों, जो जहाज रहता है, जहाज से नीचे उतरना है ना, जैसे हम रहते हैं ना कि जैसे किसी सीढ़ी पर बाइक चढ़ानी होती तो हम एक पटला लगा देते हैं, तो वो गैंग प्लांक कहलाता है। तो पटला लगाकर वो लोग नीचे उतरे, एंड वॉक ऑन द ओशन, और अब वो ओशन पर चलने लगे, समुद्र पर चलने लगे। सो कैसे, अब समुद्र पर कैसे चलने लगे, अभी आगे पता चलेगा। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, हम सभी 52 थे वहां पर। किटेड आउट इन गोरेटेक्स, ये एक प्रकार का इनका जो अटायर था, मतलब कपड़े थे, उसको गोरेटेक्स कहते हैं। एंड ग्लेयर्स, और चश्मे लगाए हुए थे वो, और वो उस तरह की एक अलग वेशभूषा पहने हुए थे। वॉकिंग ऑन द स्टाक वाइटनेस दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉर एवर। अब वो ऐसा लग रहा था कि वो चल रहे थे काहे पर, बिल्कुल कठोर सफेद सफेदी पर चल रहे थे। वो ऐसा लग रहा था दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉर, कि वो हमेशा ऐसे सफेद रहोगा, मतलब वो बर्फ पर चल रहे थे, कठोर सफेद बर्फ पर चल रहे थे। अंडरनीथ आर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, और हमारे पैरों के नीचे जो है ना, मीटर मीटर तक का बहुत मोटा आइस पैक था, मतलब बर्फ का बहुत बड़ा जमाव था हमारे पैरों के नीचे। एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर, और उसके नीचे 180 मीटर तक बिल्कुल लाइव ब्रीथिंग सांस लेता हुआ सॉल्ट वाटर, मतलब समुद्र था उसके नीचे। इन द पेरीफेरी, और उसके पेरीफेरी मतलब उसके बाहरी पर्दी पर क्रेविटर सील्स, जो क्रेविटर खाने वाले, केकड़ा खाने वाले जो जीव जंतु होते ना, बर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोस, मच लाइक स्टे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बेनियन ट्री। तो वो क्या कर रहे थे, वो समुद्री जानवर क्या कर रहे थे, वो धूप में बढ़िया धूप सेक रहे थे, ठीक है ना। और फ्लोज पे, फ्लोज मतलब जो तैरती हुई बर्फ की चादरें थी ना, उन पर धूप सेक रहे थे, ये फ्लोज हैं। तो कैसे सेक रहे थे, जैसे हमारे यहाँ जो डॉग होते हैं ना, स्ट्रे डॉग, गली के जो डॉग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बरगद के पेड़ के नीचे बढ़िया हाथ पैर को लंबा चौड़ा करते रहते हैं, वैसे वो सनिंग कर रहे थे क्रैब ईटर सील्स। इट वॉज नथिंग शॉर्ट, और ये लोग पैदल चल रहे थे। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिविलेशन, ये कोई रहस्य उद्घाटन की बात नहीं है। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, प्रत्येक चीजें जुड़ी हुई हैं वहां पर। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, एंड मैनी इकोस्फीयर लेटर। तो अब बच्चों, पहले ही हमने पढ़ा था कि 9 टाइम जोन्स थे, 6 चेक पॉइंट्स थे, 3 बॉडीज ऑफ वाटर थे, एंड मैनी इकोस्फीयर लेटर। आई वॉज स्टिल वंडरिंग, मैं अभी तक आश्चर्य कर रहा हूँ, अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन द प्ले ऑफ आर प्लानट, कि हमारे प्लानट में जो मतलब ब्यूटी को किस तरह से बैलेंस किया गया है। हाउ वुड इट बी इफ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। अब मैं ये वंडर करता हूँ कि ये कैसा होगा कि यदि एंटार्क्टिका वैसे ही गर्म हो जाए जैसा कि पहले था। विल बी अराउंड टू सी इट, क्या हम उसको देखने के लिए जिंदा होंगे। और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमोथ्स एंड बुली राइनोस, और हम के डायनासोर्स की तरह, मैमोथ्स मतलब एक जंगली हाथी पहले होते थे, अब नहीं होते, और बुली राइनोस और ऊनी गैंडे के समान, जैसे वो गायब हो गए, हम भी गायब हो जाएंगे। हु इज टू से, ऐसा कौन कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स, लेकिन 2 हफ्ते व्यतीत करने के बाद टीनेजर्स के साथ, बच्चों के साथ, जो युवा बच्चों के साथ, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, अब उनमें निश्चित रूप से ये विश्व को बचाने का आदर्श है उनमें। ऑल आई कैन से, और मैं ये बात कह सकता हूँ, इज दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, कि मिलियन ईयर्स में तो बहुत कुछ हो सकता है। बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स,
परंतु वो दिन का एक डिफरेंस जो बनाता है ना, वो कैसे बनाता है, ठीक है ना। मतलब एक दिन में क्या डिफरेंस हो सकता है वो भी ये बता रहा है कि एक दिन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा लेसन एंड हुआ। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा टफ था बच्चों, बट यदि आप एक दो बार इसको सुनेंगे तो डेफिनेटली ये समझ में जाएगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन बाय बाय।